नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संविधान की लगातार क्लासेस चल रही हैं और उसी के अंतर्गत जो कि संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग 3, जिसका नाम है मूल अधिकार, और उसको अनुच्छेद के अंतर्गत जो स्थान दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वाला जो भाग है वो मूल अधिकार कहलाता है और भाग नंबर 3 के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। आपके मन में अभी तक जो भी संशय है या आपने जो भी थंबनेल में पढ़ा है, वो सारे संशय मैं आपको आज की वीडियो में दूर कर दूंगा। दोस्तों, हो सकता है कि मूल अधिकार का एक वीडियो और बने, लेकिन दोस्तों जो आपने थंबनेल में पढ़ा है मैं कोशिश करूंगा वो सब कुछ आपको बताने की। इसलिए दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहना, कुछ भी आपसे छूट ना पाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने अभी तक संविधान कहीं पढ़ा है, किसी अध्यापक के माध्यम से पढ़ा है या किसी भी किताबों के माध्यम से पढ़ा है, तो शायद आपने वो बातें ना समझी हो जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। आपके बहुत ही काम की वो बातें होंगी दोस्तों। परीक्षा के माध्यम से तो होंगी ही होंगी, लेकिन जैसा कि मैं बताता हूं कि संविधान एक ऐसा चैप्टर है जो एक हर भारतीय को, हर एक भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। आप अगर कहीं खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपकी बात में दम होना चाहिए, आपको लोग सुने। ठीक है, आपकी बातों में इतने तथ्य होने चाहिए। तो उन्हीं तथ्यों के साथ आज मैं बात पेश करूंगा आपके सामने। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भाग 3 है मूल अधिकार, सबसे पहले आपसे आपकी जो वैकल्पिक परीक्षा होती है, वनडे परीक्षा, उसके अंदर यही पूछा जाता है कि भाग 3 का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 3 में कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, या फिर आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 3। ठीक है दोस्तों, तो इतना ये बेसिक जो जानकारी थी ये आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में यहीं से सवाल पूछ ले जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको बात बताऊं एक, जिसके अंदर की मूल अधिकारों को और क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों को जो और कहा जाता है वो कहते हैं हम अधिकार पत्र, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोल देते हैं। ये दोनों ही शब्द याद रखने होंगे आपको, अधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा। ऑप्शन में इनमें से एक ना एक आपको देखने को मिल जाता है कि मूल अधिकारों को और क्या कहते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा भाग 3 को और मूल अधिकार को। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद इसको कहते हैं मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक भी दोस्तों भाग 3 को ही कहा जाता है। अब एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे पास जो मूल अधिकारों की संख्या थी दोस्तों वो 7 थी। ठीक है, तो उस समय मूल संविधान में कितने अधिकार थे हमारे पास? जो उस समय मूल अधिकार थे या मौलिक अधिकार थे, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 7। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एक संख्या कम हो गई है, यानी कि अब 6 हो गई है। तो वो कौन सा मूल अधिकार है जो अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा? तो आप कहेंगे दोस्तों, जो 19F था और 31 था, इसको हम संपत्ति का अधिकार कहते थे। संपत्ति का अधिकार इसको कहते थे। लेकिन अब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संशोधन होता है दोस्तों, और ये होता कब है? 1978 में, है ना। तो इस संविधान संशोधन द्वारा यह जो संपत्ति का अधिकार था, इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में डाल दिया गया है? 300A में, और इसका नाम रख दिया गया है दोस्तों अब कानूनी अधिकार। ये सब कैसे हुआ, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आज। तो आपको जो आपके काम की बातें हैं, जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं, वो ये है कि संपत्ति का अधिकार पहले किस आर्टिकल में हुआ करता था, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19F में हुआ करता था। फिर दूसरी बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को अब किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कानूनी अधिकार के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे आपसे पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो आपका सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। दोस्तों कंफ्यूजन होता है 46वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वें की अगर हम बात करें तो दोस्तों 42वां हुआ था 76 में, 1976 में। डेटों में गड़बड़ा जाते हैं या फिर ये भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप यहां से याद रखते हैं कि 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 44 में कब हुआ था? 78 में हुआ था। तो 42वां अपने आप ही आपको याद हो जाएगा कि ये 1976 में हुआ था। ये तो ये याद करने का फॉर्मूला था, अगर आपको याद रहे तो, वरना आप
यही याद रखें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300A के अंदर इसको स्थान दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी मोटी मोटी बातें जो आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिहाज से अनिवार्य है, जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की जो सबसे पहले मांग हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों वो सन थी 1931। 1931 में तो आपको पता है कि हमारा देश आजाद तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन चलते रहते थे, है ना। तो कराची में अधिवेशन हो रहा था 1931 में, और सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसी सभा में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग हुई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे जो कांग्रेस का अधिवेशन था कराची वाला 1931 में, सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग हुई थी दोस्तों वो इसी अधिवेशन द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये आप थोड़ा सा इतिहास था जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से मूल अधिकार हमारे पास हैं, क्योंकि मैंने बताया 7 थे पहले, 1 हटा दिया गया, तो अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हम समता, या फिर इसको हम कह देते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरे नंबर पर जो आता है, इसका जो आर्टिकल है दोस्तों ये 14 से 18 तक आता है। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आता है दोस्तों ये अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। फिर उसके बाद है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी जो संख्या है दोस्तों अनुच्छेदों की, इसके अंतर्गत आते हैं 23 और 24। ठीक, उसके बाद है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर उसके बाद आता है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, और ये आते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर उसके बाद बचा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का उपबंध या अधिकार, और यह है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन ये 6 हमारे पास मूल अधिकार हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ आर्टिकल हैं जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। आज जितने संभव हो सकेंगे उतने पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए को हम अगले वीडियो में कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा के लिहाज से भी और एक व्यक्तिगत तौर से भी। अगर एक भारत के अच्छे नागरिक हैं, आप संविधान को समझना चाहते हैं, आरक्षण को लेकर जो दुविधाएं हैं आपके मन में, कोशिश करूंगा मैं जितना मुझे आता है कि मैं सब कुछ आपको बता करके चलूं। ठीक है, फिर आपकी भी एक सही सोच हो सकती है। तो चलो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। दोस्तों डायरेक्ट यहीं से सवाल आ जाता है कि विधि के समक्ष समानता, है ना, विधि के समक्ष समानता या समता, है ना, यही आपसे पूछ लिया जाता है कि विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14। ठीक है दोस्तों, अब विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और समान कानूनी दायरे में ही उनका न्याय होगा। तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि समान राज्य नागरिकों के लिए समान विधि के द्वारा ही कानून बनाएगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा।
अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 15 वैसे आपने किताबों में पढ़ा हो या किसी अध्यापक के माध्यम से पढ़ा हो तो आपको केवल इतना ही समझने को मिलता है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के माध्यम से हम नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, कि ये आदमी इस जाति का है या मतलब ये स्त्री है या पुरुष है इसलिए इसके साथ भेदभाव होगा, या फिर ये किसी दूसरी जात का है या इसका जन्म स्थान उस शहर का है और इसलिए इसके साथ भेदभाव होगा। आपने इतना ही पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, तो अनुच्छेद 15 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक रूप जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है तो वहीं कुछ लोगों को विशेष अधिकार क्यों देता है। विशेष अधिकार का मतलब हो गया आरक्षण, मतलब शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और अन्य प्रकार के जो आरक्षण होते हैं वो क्यों देता है। जब समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 15 भी ये कहता है कि जाति, लिंग और के नाम जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो फिर ये भेदभाव क्यों है भाई। अगर समानता ही है तो फिर आरक्षण क्यों, है ना। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। अभी आप अनुच्छेद 14 लिखें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं आर्टिकल 15 की पृष्ठभूमि क्या थी और किन आधारों पर आरक्षण दिया जाता है और किन आधारों पर नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों हमारे संविधान में दो महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है। एक तो वो जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, है ना। तो यहाँ हम मूल अधिकार लिख देते हैं। और एक तरफ दोस्तों आपने देखा होगा, मूल अधिकार लिखने से अच्छा है, मूल अधिकार तो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम भाग का नाम डाल देते हैं भाग 3 और इधर डाल देते हैं भाग 4। ठीक है दोस्तों, ये डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये है भाग 3 जिसका नाम है मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, है ना, मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, भाग 3 का इंपॉर्टेंस भाग 4 से ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाग 3 को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मूल अधिकारों को लेकर के आप किसी भी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी होती है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर आप चाहें सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय जाना चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। लेकिन भाग 4 में ऐसा नहीं है दोस्तों। भाग 4 राज्य से मतलब एक तरीके से राज्य को ये शक्ति देता है कि वो अपने नागरिकों को, है ना, स्टेट को, मतलब जैसे कि आप यूपी के हैं तो यूपी स्टेट को, इस तरीके से। तो संविधान राज्य को ये सलाह देता है कि आप अपने नागरिकों की व्यवस्था इस तरीके से बनाएं, ये अधिकार दें। ठीक है, लेकिन अगर वो सुविधाएं किसी नागरिक को नहीं मिल रही हैं, समझ के चलना बात को, जो सुविधाएं भाग 4 में लिखी हुई हैं दोस्तों, जो राज्य आपको मतलब आपके हित में होंगी, वो सुविधाएं आपको अगर देना चाहे तो दे भी सकता है, ना देना चाहे तो ना भी दे सकता है। इसलिए भाग 4 में कोई सुविधा या कोई ऐसी बात लिख रही है जो आपके हित की है और वो राज्य सरकार से आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप उसको चुनौती किसी भी कोर्ट में नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपके मूल अधिकारों पे अगर कहीं खतरा है या आपको लग रहा है कि मेरा मूल अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं भाग 4 के अंतर्गत, जो राज्य अपने नागरिकों को देता है, अगर वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। ये केवल औपचारिकता है जो कि आयरलैंड के संविधान से ले ली गई थी। और एक बात जो मैं मूल अधिकारों में बताना भूल गया था कि मूल अधिकार जो है वो हमारे अमेरिका के संविधान से ले लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त है और इन्हें नहीं है। मोटा मोटा आप इतना समझ के चलें। अब देखो होता क्या है, देखो दोस्तों, एक आर्टिकल है 14 और 15 जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, और एक आर्टिकल है 25 से 28, है ना। ठीक है, ये दो आर्टिकल हैं। अब
ऐसे ही कुछ आर्टिकल भाग 4 में भी है ना। जो सुविधाएं यहां पर है उससे हटके कुछ सुविधाएं भाग 4 में है। इन्हें लेना हमारा मतलब अधिकार है, मूल अधिकार है। इन्हें हमें मिलेंगी या ना मिलेंगी ये उत्तरदायित्व होगा राज्य सरकार के पास कि वो दे या ना दे। यहां हम कोर्ट जा सकते हैं, यहां हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। या आप देखना लिंक कैसे होता है ना, एक बात दूसरी बात से कैसे लिंक होती है। इधर अगर हम आते हैं तो एक आर्टिकल पड़ता है 46। मैं अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। अब ये मुद्दा समझे, मुद्दा क्या है। 25 है और यहां पर एक आर्टिकल है 44 और एक आर्टिकल और लिख लेते हैं 19F और 31। ठीक है, मूल अधिकारों में। और इधर एक आर्टिकल है 39। 39 में बी और सी दोनों आ जाते हैं, है ना। लेकिन आप मोटा मोटा पढ़ें अभी, क्योंकि जितना मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उतना आप समझ सकते हैं। देखो अब आपको चीजें साफ होनी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी। आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 जब हटाया नहीं गया था, यानी 1978 से पहले की हम बात करते हैं, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था जो कि मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार भाग 3 के अंदर मूल अधिकार था, समझ के चलना। और मूल अधिकार को चुनौती आप सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं, है ना। अगर आपकी संपत्ति पे जरा सा भी खतरा है, मूल अधिकार है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, मूल अधिकार है और आपकी संपत्ति पे जरा सा भी खतरा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं कि मेरे इस मूल अधिकार पर ठेस आ रही है या मुझे खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वहीं आर्टिकल 39 जो भाग 4 का हिस्सा है ना, जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने नागरिकों के साथ में किस तरीके का व्यवहार करेंगे, किस तरीके का आप उनको सुविधाएं देंगे। ये कहता है दोस्तों आय का समान वितरण, है ना। आय का समान वितरण मतलब आर्थिक रूप से समान बनाना। अपने नागरिकों को राज्य का ये कर्तव्य होगा, अनिवार्य नहीं है, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से समान करे, है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार है, इसे लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इसमें इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हुआ क्या, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो आपको पता है जमींदारी प्रथाएं चला करती थी। किसी छोटे किसान से जमीन छीन ली, बड़ा जमींदार बन गया। अब धीरे धीरे हुआ क्या, देश तो आजाद हो गया, लेकिन जिसके पास ज्यादा जमीन रही उसके पास ज्यादा ही रही, और जिससे बेचारे से छीनी थी, मतलब जिससे छीन ली गई थी, वो बेचारा भूमि रहित हो गया या फिर थोड़ी बहुत जमीन बची। तो वहां पर ये दुविधाएं थी कि किसी व्यक्ति पर तो बहुत सारी जमीन है जो कि उसके पुरखों की बेशक ना हो, चाहे वो किसी के द्वारा छीनी गई हो जो आज उसके हक में है। तो ऐसा होता था कि जमींदार पे बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी और जो छोटे मोटे किसान थे वो बेचारे भूमि रहित रह जाते थे। अब होता क्या था दोस्तों, आजादी के जो लड़ाई थी हमारी, आजादी की लड़ाई में केवल पूंजीपतियों ने ही थोड़ी ना भाग लिया था, उसमें किसानों ने भी भाग लिया था, बच्चों ने भी भाग लिया था, महिलाओं ने भी लिया था, दलितों ने भी लिया था, वंचितों ने भी लिया था। सबके आजादी के अलग अलग मायने थे, अलग अलग रूप से आदमी अपनी आजादी के सपने बुन रहा था उस समय जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो जैसे किसान का क्या सपना था कि अगर हम आजाद हो जाएंगे तो हमारी जमीन हमें वापस मिल जाएगी, या फिर हमें भी जो भी कानून बनेगा उसके तहत हमें भूमि दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ इसका उल्टा, है ना, ऐसा नहीं हुआ। जो जमींदार था वो जमींदार ही रहा और जो भूमि रहित था वो बेचारा भूमिहीन ही रहा। तो किसे आजादी मिली यहाँ, है नहीं, आजादी तो मिली, लेकिन एक तौर पर अगर देखे जाए तो जो उनका आजादी का सपना था वो वैसा नहीं मिला। अब महिलाओं पे आ जाओ, महिलाओं ने कुछ सपने देखे थे कि हमें कुछ आजादियां मिलेंगी, हमें भी कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे चीजें थी, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए कि आयरलैंड से लेकर के राज्य एक ऐसी व्यवस्था अपने राज्य में बनाएगा, अपने नागरिकों में बनाएगा कि वो आर्थिक रूप से सभी नागरिकों को समान कर दे। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि जिसके पास ज्यादा भूमि है उससे लेकर के उस व्यक्ति को दे देना जिस पर भूमि नहीं है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारी जनसंख्या थी जो जिस पर भूमि या तो बिल्कुल ही नहीं थी या बहुत कम थी, और ऐसी बहुत कम जनसंख्या वाले लोग थे, मुश्किल से 10%, जिनके पास बहुत बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ये आर्टिकल था। अब जब ये मुद्दा आया दोस्तों, अब ये लागू करने में आर्टिकल 39 किसी राज्य को अगर अपनी राज्य में लागू करना है राज्य सरकार को,
तो दोस्तों जो चीज आड़े आ रही थी ना वो यही था, संपत्ति का अधिकार, कि अगर हम आर्टिकल 39 का पालन करें तो बीच में आएगा आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल बीच में आएंगे कि भाई हमारा संपत्ति का अधिकार है और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, पूरा राइट था। अब 14 और 15 आर्टिकल पे आ जाओ, है ना। अभी समझेंगे और विस्तार में, लेकिन थोड़ा सा यहां समझो कि आर्टिकल 14 और 15 है। 15 आपसे कहता है कि आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप कभी कहीं भी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर भेदभाव होता है तो नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो सीधा सुप्रीम, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के अनुसार कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 46 में जो बात लिखी हुई है वो क्या बात लिखी हुई है दोस्तों? SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग, इनके लिए राज्य ये सुविधा देगा कि उन्हें शिक्षा में एक विशेष, मतलब विशेष कह सकते हैं कि विशेष स्थान दे उनको, है ना, विशेष रूप की एक सुविधा दे, जिसको हम मोटे तौर पर क्या कहते हैं? आरक्षण, है ना। फिर राज्य का ये कर्तव्य होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में SC को, ST को एक विशेष अधिकार देगा, है ना, एक विशेष सुविधाएं देगा, जिसको हम मोटे तौर पर आरक्षण कहते हैं। अब राज्य सरकार अगर आर्टिकल 46 का पालन करती है तो जो चीज आड़े आ रही थी वो आर्टिकल 15 था, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ था कि शिक्षा के मतलब जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं हो सकता, शिक्षा में भेदभाव नहीं हो सकता। अगर आप किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष को आप विशेष सुविधा दे रहे हैं तो वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो इसीलिए दोस्तों राज्य सरकार ने जब जब ये लागू करना चाहा उस समय जो चीज आड़े आ रही थी वो आर्टिकल 15 ही था, जो कि एक मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को चुनौती देश की किसी भी अदालत में दी जा सकती है। ठीक है, तो यहां भी मुद्दा फंसा हुआ था। राज्य सरकारें कोशिशें बहुत कर रही थी, मतलब इन दोनों आर्टिकल को लागू करना, और कुछ कुछ राज्य में हो भी गए थे, लेकिन एकदम मामले सामने आ जाते थे और ये आर्टिकल दुविधा बन जाते थे। अब उसके बाद आर्टिकल 25 की बात करें, जो कि ये केवल भारत के नागरिकों पर ही नहीं, ये दुनिया के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, अगर वो भारत आए हैं तब भी, कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होगी और अपना प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति है दोस्तों। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं धार्मिक संस्थाएं होती हैं, सभाएं चल रही होती हैं, उसमें विदेशी भी हिस्सा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता देता है, और स्पेशल करके आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके उस धर्म के नियमों को फॉलो भी कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, मान लीजिए दो घर में दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति रहते हैं और वो घर बिल्कुल बराबर बराबर में है ना, इस तरीके से। यहां पर आप मुस्लिम मान लीजिए और यहां पर आप हिंदू मान लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा जो मतलब है किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, इसलिए आप धार्मिक तरीके से ना लें मेरी बातों को। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं केवल वो समझें कि जब जब ऐसे फैसले राज्य सरकार ने लिए तब तब कौन कौन से आर्टिकल बीच में आ रहे थे, मतलब संविधान ही संविधान की दुविधा बना हुआ था। केवल मेरा समझाने का मतलब मकसद यही है, इसलिए आप धार्मिक भावनाओं पर ना जाएं। तो मान लीजिए आर्टिकल 25 है ना, तो दो पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दो घर हैं, ये मुस्लिम है ये हिंदू है, तो ये शरीयत का नियम फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ एक सुविधा दी गई है शरीयत में 4 विवाह करने की, एक साथ आप 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अगर एक व्यक्ति 4 महिलाओं से शादी करता है तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार है। ऐसा नहीं है कि हिंदू व्यक्ति भी ये कहने लगे कि भाई मेरा पड़ोसी 4 शादी करके ले आया, एक ही देश में, एक ही राज्य में और एक ही गांव में, और मेरा पड़ोसी है, वो 4 शादी करके ले आया उसी देश में जिसमें एक कानून चलता है, और मैं केवल एक शादी कर सकता हूं। ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना, ये गलत भाव है। हमें ये सोचना है कि जो व्यक्ति 4 शादियां करके लाया है उन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो उन महिलाओं को भी मतलब ये जो और कास्ट की महिलाएं हैं, जैसे कि हिंदू महिलाएं हैं या क्रिश्चियन महिलाएं हैं, जो अधिकार उन्हें है कि उनका पति केवल उनका हो और किसी महिलाओं का ना हो, तो ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं को क्यों ना दिया जाए। ये
बात लिखी हुई थी आर्टिकल 14 में, जिसको हम कहते हैं समान नागरिक संहिता, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात लिखी हुई थी आर्टिकल 44 में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करना है तो दोस्तों जो चीज आड़े आती है वो है आर्टिकल 25, क्योंकि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये सुविधा देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म के आधार पर जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक तरफ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, मतलब सभी नागरिकों पर एक ही संहिता, मतलब एक ही कोड लागू होगा। लेकिन यहां पर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा और हिंदू महिलाओं के या और भी कास्ट की जैसे क्रिश्चियन महिला उनके साथ नहीं हो रहा। तो ये अगर लागू करना है तो ये आर्टिकल बीच में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इन चीजों का सुधार कैसे हुआ, आरक्षण बीच में कैसे आया, अब इस बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहला संशोधन, जो कि आपको सबको पता है 1951 में हुआ। आपको पता है पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था, संशोधन था। जब उस समय जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान बनने से पहले, तो आपको पता है कि गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई थी और पटेल साहब की मृत्यु 1950 में हो गई थी। मतलब संविधान पूरी तरीके से बन भी नहीं पाया, या मतलब जो डिबेट बाद में हुई वो उनके सामने ना हो पाई। ठीक है, जो झगड़े संविधान को लेकर के हुए, जो दो इन भागों में जो एक तरह का तरीके से विवाद था, भाग 4 और भाग 3 में, तो वो पटेल साहब के सामने ना आ पाया। वरना चीजें कुछ और तरीके से हो सकती थी, या फिर गांधी जी जीवित होते, क्योंकि वो तो संविधान बनने से पहले ही चले गए थे। अगर वो होते तो हो सकता है कुछ चीजें और ज्यादा कठोर होती और कुछ चीजें और ज्यादा नरम हो जाती। खैर, उस समय की जो सरकार बनी, नवनिर्वाचित जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, 1951 में बनी। तो संविधान जब बना दोस्तों, तो उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया वोटिंग संविधान सभा में होती ही नहीं थी, एक आम राय बनती थी जिसके आधार पर ही फैसला होता था। तो दोस्तों संविधान के अंदर ही ना कुछ ऐसा मतलब कड़वाहट रह गई जिसको नहीं होना चाहिए था, है ना। या फिर दोस्तों हम कोई भी कितना भी बड़ा काम कर लें, कुछ ना कुछ कमियां छूट ही जाती हैं। तो ऐसा नहीं था ये संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये कमियां छोड़ दी थी, ये तो बाद में पता चलता है जब चीजें लागू हो जाती हैं। जब ये चीजें संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे जब ये सामने आई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि एक समाजवादी व्यक्ति थे, है ना, वो एक समाज को सोचते थे, जो समाज के वंचित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन्हें भी एक विशेष अवसर मिलना चाहिए, एक विशेष अधिकार मिलना चाहिए मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उनका भी पालन हो जाए, और फिर जो हमारा सपना है कि देश को एक विकसित देश बनाने का, वो भी पूरा हो जाए। और देश को कैसे विकसित बनाया जाता है, जब देश का एक एक नागरिक विकसित होगा तब हम कह सकते हैं कि देश विकसित हो रहा है। लेकिन विकसित कैसे होगा, आपने देखा देश की जो कम आबादी है, 10% आबादी, जो ऊंचे लोग होते हैं, उनकी जो भागीदारी होती है ऊंची सेवाओं में, जो देश की ऊंची सेवाएं हैं, 80% शायद, मतलब देश में उनकी कुल पॉपुलेशन 10% है, लेकिन आप भागीदारी देखेंगे बड़े उच्च पदों पर तो 80% वही लोग मिलेंगे। अब देश की जो बाकी 90% जनता बची, उनकी भागीदारी उसमें कितनी है, 20%। तो ये अन्याय था। ये बात उनको समझ में आ रही थी जवाहरलाल नेहरू जी को, लेकिन वो ऐसे उपाय सोचने के चक्कर में लगे हुए थे कि कुछ ऐसा हो जाए, संविधान में लिखी बातों का ही पालन हो जाए और हम बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कि जो हमारा सपना है, जो हमारे देशवासियों ने मिलकर देखा था, हर आदमी अपनी आजादी अलग तरीके से जीना चाहता था, उनके वो सपने भी पूरे हो जाएं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और 51 में होने के बाद जो आर्टिकल 31 था दोस्तों, इसमें ए और बी जोड़ दिया गया, और बी में ये बात जोड़ दी गई, क्या बी, आर्टिकल 31 में बी जोड़कर नवी अनुसूची जुड़वा दी, नवी अनुसूची जुड़वा दी दोस्तों। और नवी अनुसूची, जैसा कि मैंने बताया कि संविधान की आज तक की सबसे विवादित जो अनुसूची है वो नवी अनुसूची है, और नवी अनुसूची में ये बात लिखवा दी गई थी कि कोई भी कानून
जो संसद ने बनाया या राज्य विधानमंडल ने बनाया, अगर उसको मतलब नवी अनुसूची में डाल दिया तो देश की कोई भी अदालत उस पर विचार ही नहीं कर सकती, है ना। तो जहां जहां नेहरू जी को लगा कि ये बात कानूनी किताब दिखाकर कोई सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है ना, तो वो चीज हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें नवी अनुसूची बनानी पड़ी और इसके अंतर्गत डाला गया हर कोई सा कानून, उस कानून को देश की किसी भी अदालत में कोई भी नागरिक चुनौती नहीं दे सकता। तो बात ही खत्म कर दी यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद में आपको बताइए 44वां संविधान संशोधन हुआ और इस आर्टिकल, पूरे आर्टिकल को ही उठा करके 300A में डाल दिया गया था। लेकिन सबसे पहले नवी अनुसूची बनाई थी। तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात रखी वो यही थी, मतलब नेहरू जी की जो सोच थी, उनकी यही सोच थी कि आप देश की भावनाओं को समझें, आप लोगों की भावनाओं को समझें। जरूरी नहीं होता कि कागजी कार्यवाही के आधार पर ही हम देश का निर्माण करें, भावनाओं के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई देश हित में कोई कानून बनाया है तो आप सामने एकदम से मतलब कह सकते हैं संविधान लेकर के मत आ जाना कि ये देखो संविधान में लिखा हुआ है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए कुछ ऐसी बातों का भी सहारा लेना पड़ा था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं आर्टिकल 15 की ओर। ठीक है, अनुच्छेद 15, जो कि मैं इसको रोककर जो अभी ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई थी, तो आर्टिकल 15 इसमें आप लिख लेना कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग भेद मतलब आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन मोटा मोटा इसका अर्थ ये होता है कि शिक्षा में भेदभाव नहीं होगा। तब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 31 के बी में अनुसूची 9वीं जोड़कर उसका भी उन्मूलन नेहरू जी ने कर दिया था कि अगर आप नवी अनुसूची में किसी भी कानून को डाल देते हैं तो देश की कोई भी अदालत उसको चुनौती नहीं दे सकती। ठीक है, उसका भी निवारण कर दिया था। अब बची बात 15 की। 15 में बात लिखी हुई थी, वो तो लिख ही लेना जो मैंने भी बताया, लेकिन जो ये बात लिखी हुई है कि भेदभाव नहीं होगा शिक्षा के आधार पर, तभी मैंने जैसा अभी बताया कि 15 का जो लिंक बैठ रहा था वो आर्टिकल 46 से बैठ रहा था। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य, वो सॉरी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये मूल अधिकार, इन्हें चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, इसे नहीं दी जा सकती। अब राज्य अगर इसे लागू करेगा जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य विशेष सुविधाएं देगा एससी को, एसटी को, दलितों को और अन्य पिछड़े वर्गों को, वंचितों को, ठीक है, विशेष सुविधाएं देगा शिक्षा में, तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, आरक्षण देगा। और आरक्षण अगर देगा तो वही मूल अधिकार जो कि 15 है वो ये कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो फिर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? और मुद्दा ये था कि इसको तो चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 15 के आधार पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, जो कि एक मामला था। उस मामले का नाम था दोस्तों चंपकम। चंपकम बनाम मद्रास राज्य का एक मामला था, चंपकम बनाम मद्रास, ये एक मामला था। ठीक है, इसमें मद्रास राज्य के खिलाफ चंपकम ने एक मुकदमा या मतलब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें इन्होंने ये वाली बात कही थी कि मद्रास राज्य की सरकार अगर किसी जाति विशेष के आधार पर आरक्षण दे रही है तो वो गलत है, वो लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये अधिकार प्राप्त करता है आर्टिकल 15, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिल सकता, कोई भेदभाव नहीं होगा। और जबकि मद्रास सरकार ये कर रही है। तब दोस्तों ये मामला फंस गया था, उस समय की बात है। तभी इन्हीं सभी चीजों को निपटाने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जैसे कि मैंने अभी बताया, 15वां संविधान संशोधन, वो पहला संविधान संशोधन किया जिसके अंदर अनुसूची 9वीं जुड़वाई और आर्टिकल 15 में एक क्लोज 4 जुड़वा दिया, मतलब 15 में भाग 4, का, खा, गा, घा, इस तरीके से 1 2 3 4। तो 15 में 3 भाग तो पहले ही थे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन चौथा भी जुड़वा दिया पहले संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें ये बात लिख दी गई कि अगर एससी को, एसटी को, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को या अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई विशेष सुविधा दी जाती है तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया? मतलब अगर कोई विशेष सुविधा दी जा रही है
तो वो समानता का अधिकार नहीं माना जाएगा। और ये बात कहाँ लिखवा दी? मूल अधिकार में ही लिखवा दी। ठीक, मतलब अब आप जब कोई बात मूल अधिकार में ही लिखवा दी, तो दोस्तों अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोई भी वर्ग आर्टिकल 15 के भाग 4 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मैं इस मतलब वंचित वर्ग में आता हूं या अनुसूचित वर्ग में आता हूं और मुझे विशेष सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो कि अनुच्छेद 15 का 4 ये कहता है कि विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का उन्मूलन हो गया, आर्टिकल 31 का भी हो गया और 15 में भी हो गया। मूल अधिकार में ही ये वाली बात लिखवा दी गई। तो इसीलिए उसी समय से ये बात सिद्ध है कि अगर आरक्षण मिल रहा है तो वो भी वंचितों का, दलितों का, SC ST का मूल अधिकार है, जिसको कोई भी कानून नहीं छीन सकता। ठीक है दोस्तों, अब ये सही है या गलत है, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत लंबी डिबेट है दोस्तों। अलग अलग तर्क आते हैं, अलग अलग ज्ञानी लोग सामने को आ जाएंगे कि भाई इसलिए गलत है, तर्कों के साथ बात रखेंगे, और कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाएंगे इसलिए सही है, वो भी तर्कों के साथ बात रखेंगे। तो उस डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये समझना था कि अगर हमारा संविधान समानता की बात करता है तो भी एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा क्यों की गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन बातों को लागू करने के लिए हमारी जो देश की सरकार थी उसने किन किन बातों का सहारा लिया, कैसे कैसे उन्होंने मंथन किया और संविधान की ही कमजोरियों का फायदा उठा करके या फिर संविधान में ही कुछ नई बातें जोड़ करके वो बातें लागू कर दी गई जो जनहित में जारी थी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, नेहरू जी एक समाजवादी व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो प्रगति करे, वो आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आरक्षण की सुविधा भी कर दी गई, अनुच्छेद 15 के ही माध्यम से कर दी गई। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? इसमें है अवसर की समानता। अवसर की समानता, आपसे यही पूछा जाता है कि अवसर की समानता किस आर्टिकल में है, तो आपका जवाब होगा 16। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं बताऊं कि उसमें शिक्षा के आधार पर आरक्षण था और इसमें जॉब्स के आधार पर आरक्षण है। इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी वंचित वर्ग को जॉब में आरक्षण मिल रहा है तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 17। इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है? देखो दोस्तों, अस्पृश्यता, ये मैंने गलत लिख दिया, स्पर्श्यता, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ठीक है, यहां पर आधा सा आएगा, इसकी स्पेलिंग दोस्तों थोड़ी गलत हो गई है, माफ कीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत। अब इसका क्या अर्थ होता है? स्पर्श माने क्या होगा? जैसे कि केवल मैं स्पर्श आपको लिखूं, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? छूना, है ना, स्पर्श करना, छूना। शब्द में ही मतलब छुपा हुआ है, जब तक आप शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आपके समझ में पूरी नहीं आएगी। तो स्पर्श का मतलब होता है छूना। अब इसके आगे अगर लग जाए, स्पर्श मतलब नहीं छूना, है ना, इसका अर्थ ये हुआ ना। तो दोस्तों जो नहीं छूने वाली बात थी कि भाई ये एक वर्ग विशेष का व्यक्ति है, मैं इसको नहीं छूंगा, मैं मैला हो जाऊंगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, या मुझे पाप लग जाएगा, ये हमारे साथ उठने बैठने लायक व्यक्ति नहीं है, इसको क्यों छू लिया, इसको अपना बर्तन नहीं देंगे छूने के लिए, है ना। जो ये छुआछात था, इसका अंत, इसको हम कह सकते हैं छुआछात का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब छुआछात, छुआछात का अंत हो गया था। साथ ही साथ आप किसी भी व्यक्ति को क्या जाति सूचक शब्द लेकर के संबोधित नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनन जुर्म माना जाएगा और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। अगर आप दोनों में से कोई भी कार्य करते हैं, आप अस्पृश्यता या फिर छुआछूत या फिर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो एक कानूनी अपराध है और उस अपराध की सजा आपको मिल सकती है।
तो ये जो सुविधा दी गई है, ये जो मूल अधिकार है, ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 18 ये कहता है दोस्तों, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे कि दोस्तों हमारे देश के महान लोग हुए हैं, जैसे नेताजी, है ना, किसको कहते थे, एकदम समझ में आ जाती है, सुभाष चंद्र बोस साहब की बात चल रही है ना। गुरु जी, एकदम बात समझ में आती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात चल रही है ना। बापू, एकदम बात समझ में आती है कि महात्मा गांधी की बात चल रही है। या हम कहते हैं चाचा जी, किसे कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये उनकी उपाधियां थी, चाचा जी, बापू जी और नेताजी, गुरु जी, है ना, ये इनकी उपाधियां थी। तो ये उपाधियां किसी भी आम नागरिक को नहीं दी जाएंगी, किसी भी नागरिक को ये उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ये था उपाधियों का अंत। लेकिन अब इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि कोई व्यक्ति किसी सम्मान के लायक भी नहीं हो सकता। मतलब किसी ने कोई अच्छा ऐसा काम कर दिया जो सम्मान पाने का अधिकार है, तो उसे हम पुरस्कारों से नवाज सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं, वो सारे के सारे जो पुरस्कार होते हैं ना दोस्तों, वो भी आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं पुरस्कार। तो जितने भी पुरस्कार होते हैं वो आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। और ये मान लिया जाता है कि अगर कोई हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई एक ऐसा काम कर देता है जो कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको एक मतलब क्या कहते हैं, पुरस्कार मिलना चाहिए, तो पुरस्कार अगर मिल रहा है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हम सम्मान दे सकते हैं, हम पुरस्कार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमने आज की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आरक्षण का जो मामला था, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, या फिर जो जमीन का समान वितरण था, किस तरीके से माथापच्ची उस समय करनी पड़ी थी और कैसे कैसे सामना करना पड़ा था। क्योंकि दोनों चीजें जो आड़े आ रही थी वो संविधान में ही लिखी हुई थी। एक तरफ भाग 4 था, एक तरफ भाग 3 था। 3 4 की अपेक्षा ज्यादा मजबूत था। अब ऐसे ही क्लास दोस्तों हम आगे करेंगे, उसमें हम 19 के बारे में जानेंगे, 20, 21, 22। मतलब संविधान को हम आपके लिए इतना रोचक विषय बना देंगे दोस्तों कि आप पढ़ेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। ठीक है, और ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि आपने अगर समझ के पढ़ लिया ना दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने कैसा भी सवाल आ जाए, ठीक है, आप उसका विस्तार पूर्वक जवाब देना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि ये ऑप्शनल क्यों है, मैं इसके बारे में और ज्यादा क्यों नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप मेरे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक करना, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर देना। ठीक, चैनल अगर आपको लग रहा है सब्सक्राइब करने लायक है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दें। और संविधान की जो बाकी बची हुई पिछली क्लासें हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर के पूरा संविधान पढ़ सकते हैं, अब तक का जितना मैंने पढ़ाया है। और हिंदी व्याकरण भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है, तो आप हिंदी व्याकरण की क्लासें भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।